हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में, एक्टिंग के बारे में, थिएटर लाइफ के बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो एक NSD एल्यूमिनस हैं, एक्टर हैं, एक्टिंग कोच हैं, डायरेक्टर हैं, 12 साल का एक्सपीरियंस है एक्टिंग में और 7 इयर्स का टीचिंग में। 100 से ज़्यादा प्लेस कर चुके हैं, मूवीज़ करी है, वेब करा है, शॉर्ट फिल्म्स करी हैं। उनका नाम है शिव प्रतीक। शिव, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। कैसे हो? बहुत बढ़िया। बढ़िया जी। देखो, मैंने तो इतना कुछ बता दिया ऑडियंस को, आपने कुछ और ऐड करना है तो प्लीज़। बस काफ़ी है। और फिलहाल मुंबई रह रहा हूँ। अच्छा। नटेश्वर थिएटर ग्रुप है जो कि मुंबई में रन करता है, उसका फाउंडर भी हूँ, जहाँ पर हम लोग थिएटर करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं और कोशिश रहती है कि हर दूसरे महीने प्ले भी करते रहें, तो प्लेस भी करते रहें। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं NFD के बारे में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की लाइफ कैसी होती है एंड क्या उसके एनरोल करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? जी, एक्चुअली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में जो है, उसके अलावा 4 जगह और है। ओके। बेंगलोर, इसके अलावा त्रिपुरा और वाराणसी और सिक्किम। ओके। तो मैं हूँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD वाराणसी सेंटर से। अच्छा, बनारस। जी, बनारस। सब जगह का क्राइटेरिया सेम ही है। पहला, जैसे कि देखा जाए तो फॉर्म भरने का, जैसे बोलते हैं कहीं भी फॉर्म भरना है, कहीं नौकरी के लिए भी फॉर्म भरना है, तो क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए चाहिए कम से कम 6 प्ले पहले, कम से कम। ओके। पहले से आपने 6 प्ले किए होने चाहिए। ओके। दूसरा, कोई भी एमिनेंट पुराने या फिर अच्छे थिएटर आर्टिस्ट का, थिएटर डायरेक्टर का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, LOR। ओके। जैसे बोलेगा कोई, यार अभिमन्यु भाई, इसने मेरे यहाँ नाटक किया हुआ, फलाने ने अच्छा कलाकार है, फलाना फलाना फलाना, ऐसे करके। और इससे क्या होगा, आपका फॉर्म अब भर गया है। अच्छा। अब इसके बाद होगा फिर रिटर्न आपका। अब रिटर्न में क्या आने वाला है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि आर्ट फॉर्म में कुछ भी आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक पिक्चर दी गई है आपको, उसमें कुछ कलाकार हैं, मान लीजिए कुछ कैरेक्टर्स हैं, एक लड़का इधर खड़ा हुआ है, लड़की इधर खड़ी हुई है, कोई पीछे एक कुत्ता बना हुआ है। अब बोलेंगे इसमें डायलॉग्स लिखिए। अच्छा। ओके। भाई अब डायलॉग लिखिए कि क्या बातचीत हो रही है दोनों के बीच में ना, सोचने की, सबको इन्वॉल्व करना जरूरी है। एग्जैक्टली हो जाता है। फिर और भी सवालात होते हैं, जैसे कि रस क्या होता है, भाव क्या होता है ना। कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, तो उनका फोक थिएटर कौन सा है। अच्छा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस रिटर्न में आते हैं। अच्छा। देन ये क्वालिफाई होने के बाद, क्वालिफाई नहीं, इसके साथ साथ ही इंटरव्यू होता है प्लस ऑडिशन। ओके। ऑडिशन में आपको दिए जाते हैं कुछ मोनोलॉग्स और कविताएं जो आपको पहले से याद करके आनी होती हैं। एक मोनोलॉग होता है जो आपको खुद का भी प्रिपेयर करना होता है, कोई भी जॉनर का हो सकता है। अच्छा। जी। इसके अलावा एक कविता वो सुनते हैं वहाँ पर। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं। फिर वो पूछा जाता है कि भाई आप बताओ इसके अलावा और क्या जानते हैं। ओके। बिकॉज थिएटर इज ऑल अबाउट एवरीथिंग, आई वुड से। मतलब इतना नहीं है कि सिर्फ एक्टिंग ही करनी है आपको थिएटर में, उसमें म्यूजिक भी आना चाहिए, डांस भी आना चाहिए, कुछ बनाना भी आना चाहिए, क्राफ्ट भी आना चाहिए, सब कुछ। तो वो बस ये देखना चाहते हैं आपको क्या क्या आता है इस फील्ड के अंदर। इसके साथ साथ वो ये भी देखना चाहते हैं आप कितने अच्छे लर्नर हो, कितनी जल्दी चीज़ों को सीख लेते हो। तो ये करने के बाद फिर एक मोनोलॉग हुआ, आपने मोनोलॉग परफॉर्म किया, उनके दिए गया वाला, फिर अपना दिए गया वाला आपने जो आपको खुद से याद था, फिर कविता हो गई, फिर बेसिक ताल देखी जाती है, ताल। अच्छा। मतलब आपकी रिदम कैसी बॉडी की, तो तबला बजा दिया गया, ढोलक बजा दी गई, नाचो जी उस पर। फिर आवाज़ कैसी है, सुर कैसे हैं आपके। अच्छा। तो बोलते हैं आप कोई फोक गा लो अपना। अब कोई बिहार का है तो विदेशिया गा लिया उसने, हरियाणा का है तो उसने अपना कुछ गा लिया, राजस्थान का राजस्थानी में कुछ गा दिया। अब जैसे मेरे साथ यही हुआ था, मैंने ये सब कर लिया। देन दे आस्क कि अब और क्या जानते हो। मैंने कहा यार मैं अब और क्या जानता हूँ। फिर मेरे को याद है मैंने योगा करता था। अच्छा। मैंने कहा कि जी मैं सूर्य नमस्कार कर सकता हूँ। 2-4 सूर्य नमस्कार लगाए मेरे सर, और बोलिए अब क्या। बोलो कोई नहीं, बैठ जाइए। देन वहाँ पर फिर इंटरव्यू शुरू होता है। 6-7 लोगों का पैनल हो सकता है वहाँ पर। रैंडम क्वेश्चन। जैसे कि अपने बारे में बता दीजिए पहले, क्यों करना चाहते हो थिएटर, NSD में क्यों आना चाहते हो। ये भी होता है कि कब से कर रहे हो, कौन सा नाटक पढ़ा था, कौन सा किरदार किया था, उस किरदार में आपको क्या भूमिका, उसके अंदर की क्या भूमिकाएं अच्छी लगी। उसका शीर्षक अगर लिखा गया, मतलब टाइटल, वाई दिस टाइटल इज जस्टिफाइड, वो भी पूछ लिया जाता है। ओके। और अगर वो प्ले नहीं पढ़ा आपने जो पूछ रहे हैं, फिर वही बात है कि उन्होंने कुछ लिस्ट भेजी होती है एक नाटक। अच्छा, वो रेडी करके। आई थिंक 10 या 12 लिस्ट
होते हैं प्लेस। Okay. तो वो रीड मतलब आपको पूरा जहन में उतरे होने चाहिए वो नाटक। होमवर्क करके आना। एब्सोल्युटली वो ज़रूरी है। Okay. तो वो हिंदी प्लेस भी होते हैं उसमें, इंग्लिश प्लेस भी होते हैं। इंग्लिश नहीं आती कोई इशू नहीं, तो अडेप्टेशन भी अवेलेबल है उसका। उर्दू नाटक भी रहते हैं। और कुछ प्ले जो आपने ऑलरेडी किए हैं, जैसे बताया ना कि 6 प्ले ज़रूरी होते हैं, उसमें से ज़रूर पूछ लेते हैं कि भैया बताओ, अब आषाढ़ का एक दिन आपने किया, विलोम किया है, बताइए क्या क्या कैसा लगा। अंबिका की बात में बहुत सारी डेप्थ्स आर देयर। देन दे से कि ठीक है, थैंक यू सो मच आने के लिए। फिर यहाँ से क्वालिफाई होता है अगर कोई, देन दे रीच टू द फाइनल वर्कशॉप। ओके, और कितना टाइम में पता चल जाता है? आई थिंक हफ्ता 10 दिन के अंदर आ जाता है। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है हफ्ता 10 दिन के लिए आ जाता है। उसमें फिर कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं। ओके, वर्कशॉप में 100 लोग शायद 80 लोग, डिपेंडिंग ऑन दी ईयर, कौन सा ईयर चल रहा है उस तरह। और फिर वर्कशॉप होती है। जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बनारस केंद्र में तो 2 दिन की वर्कशॉप थी हमारी। तो उसमें बोल दिया गया था अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे हमें बोला कि घाट पे आपको जाना है, इस वाले ग्रुप को घाट पे जाना है बनारस की, गो एंड ऑब्जर्व दोज पीपल, कम हेयर एंड उसमें कुछ एनैक्टमेंट करना है। कॉस्ट्यूम ले सकते हैं आप, मेकअप यूज़ करना चाह सकते हो, कर सकते हो। कुछ डांस मूवमेंट्स भी करवाई गई थी। कितना मतलब दे आर जस्ट थिंकिंग कि कितना अच्छा सीख सकता है कितना जल्दी। जैसे कथक की क्लास हुई हमारी उसी दिन वर्कशॉप के दौरान, 1 घंटे की कथक क्लास करवाई, सबको नचवाया। अच्छा। देन से कि अब परफॉर्म करो इसको, इसका यूसेज करके। गाना भी गवाया, बोला अब इसको एक यूज़ कर लिया, आपको गाना सिखा दिया हमने, आपको डांस सिखा दिया, आप ऑब्जर्व भी करके आ गए बाहर, नाउ इनएक्ट करके दिखाओ। इस तरह से वही बात है, लर्निंग पावर कितनी स्ट्रांग है। एब्सोल्युटली, दे आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड, आई वुड से, ट्रेन्ड एक्टर। वो चाह रहे हैं कि ऐसे लोग मिलें कि जो कि हमारी इंटेंसिव वर्कशॉप जो चलने वाली है, साल भर वाली या 3 साल वाली जो ट्रेनिंग प्रोसेस होगा, उसमें कितना इंडल्ज हो पाएगा वो इंसान। रीज़न क्योंकि सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। अच्छा, आई मीन यस, नॉट 5 बजे, 4 बजे उठना पड़ेगा क्योंकि 5 बजे की क्लास होगी। अच्छा, यस, रोज। कोई छुट्टियां नहीं है, मतलब छुट्टियां बीच में पड़ेंगी, समर वेकेशन, दैट इज डिफरेंट थिंग। 5 बजे उठ के योगा की क्लास हो रही है, देन फिर मेडिटेशन की क्लास हो रही है। ओके जी। फिर वो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, है ना, कुछ एक्टिविटीज़ हो गई, ऐसे पूरा साल चलता रहता है। ओह ओके। तो उसके बाद क्या होता है? 1 साल का भी कोर्स होता है, 3 साल का भी होता है? जी जी, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली वाला जो है, जिसको सब जानते हैं, जहाँ से नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, ये लोग पास आउट हैं, जो प्रचलित है उनसे, वो 3 साल का है। अच्छा। फिर इसके बाद ये सेंटर खोले गए थे 1-1 साल वाले। बट क्या फ़र्क होता है दोनों कोर्सेज में? एक्चुअली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो मेरा वाला है बनारस केंद्र, वो इंडियन क्लासिकल के लिए बहुत फेमस है। मतलब उसमें पूरी जो तवज्जो दी गई है वो क्लासिकल फॉर्म्स के लिए दी गई है। उनका मेन मोटिव था कि इंडियन क्लासिकल जो फॉर्म्स हैं, क्लासिकल थिएटर, जैसे कि साउथ में कुडियट्टम है, केरला का थिएटर फॉर्म है, यक्षगान है कर्नाटक का, अंकिया भावना है असम का, दीज आर थिएटर फॉर्म, क्लासिकल या फोक थिएटर फॉर्म्स हैं ये सारे। तो उसको अपलिफ्ट करना है। एंड लेट मी टेल यू अभिमन्यु भाई कि वो सबको सीखना चाहिए। एक एक्टर को कोई ना कोई एक डांस फॉर्म जरूर आना चाहिए। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी ओपन होती है, आप डेप्थ में जाते हो कैरेक्टराइजेशन के, आपके अंदर सात्विकता जो बोलते हैं ना, इंटरनलाइजेशन, वो बड़ी अच्छी आती है। और ऐसा नहीं है, दिल्ली वाले ब्रांच में भी 1 साल जो सेकेंड ईयर है वहाँ पर क्लासिकल थिएटर सिखाया जाता है, वो लोग भी सेम चीज़ करते हैं। बट लर्निंग में कोई फ़र्क है 1 साल वाला कोर्स करने में और 3 साल वाले में? फ़र्क इतना आता है कि जहाँ दिल्ली में 3 महीने का कोई क्लास चलती है फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे यहाँ 15-20 दिन चलती है, शॉर्ट टर्म है इसलिए। और हमारे यहाँ क्लासिकल फॉर्म्स हैं, तो हमारे यहाँ नाट्य शास्त्र के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दिया गया है। ओके। वेस्टर्न थ्योरीज नहीं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हाँ नाट्य शास्त्र पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो कि क्लासिकल फॉर्म है। इसके अलावा जैसे बेंगलोर का मैंने बताया, उसका अपना है, रिचुअल थिएटर करवाया जाता है। ओके। टीआई हो गया, उसका अपना है, उसमें थिएटर एंड एजुकेशन होता है तिरुपुरा वाले में। अच्छा जी। और आप 2020 पास आउट हो? जी जी। और उसके बाद से आप रेगुलर थिएटर कर रहे हो? थिएटर तो मैं 2012 से कर रहा हूँ वैसे। अच्छा जी। ओके। तो ऑलमोस्ट 12 साल हो गए? हाँ, ऑलमोस्ट 12 साल हो गए थिएटर करते करते। जी। अच्छा, मैंने ये चीज़ बहुत सुनी है, जब मैं भी थिएटर करता था, दिल्ली में थिएटर करता था मैं, तो हमारे बीच में ना एक बात होती थी कि थिएटर में ना एक नशा है। तो आप कितना मानते हो इस चीज़ को, कितना है सच है, आपके लिए क्या है थिएटर? जी जी, बिल्कुल सच बात है, नशा है। नशे को लोग गलत वर्ड में, मतलब गलत मीनिंग में ले सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट ट्रू। नशा है, नशा का अर्थ है कि एक ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए हर वक्त, यार अब चाहिए अब चाहिए, ठीक है। तो थिएटर मेरे लिए वही है।
एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मैं 1.5 साल होने जा रहा है मुझे मुंबई में रहते हुए, तो सबसे पहले मैं किसी कास्टिंग ऑफिस नहीं गया, ना प्रोडक्शन हाउस गया। अच्छा। सबसे पहले मैंने सोचा है मुझे थिएटर करना है, क्योंकि मैं 6-7 साल से सिखा भी रहा था, यहाँ पर भी मुझे अपना थिएटर ग्रुप बनाना है। सो मैं गया, मैंने एक स्पेस देखा, स्टूडियो बेसिकली, और वहाँ पर अपना ग्रुप शुरू करने की कोशिश की, वर्कशॉप लेनी शुरू करी, बच्चे आने लगे बच्चे आने लगे तो मैंने सोचा कि चलो अब थिएटर शुरू हो गया, अब ग्रुप बन गया। क्यों? क्योंकि थिएटर इज़ लाइक जिम फॉर एन एक्टर। जैसे अगर आप जिम जाते हैं आज, तो क्यों जाते हैं इंसान कि भाई थोड़ा बाइसेप कर लिया, ट्राइसेप कर लिया, पंप आ गया ना। अब जिम छोड़ दो, फिर वो पंप गया, लाउजी से हो जाते हैं ना। लेकिन वही है कि इट्स एन आर्ट फॉर्म, ठीक है। आर्ट फॉर्म 2 तरीके से सीखी जा सकती है, या फिर आप कैमरे पे कर रहे हैं, थिएटर पे कर रहे हैं, उस पर काम करके रेगुलरली आप काम कर रहे हैं, या फिर आपके पास काम नहीं है अभी, मतलब आप यू आर नॉट वर्किंग एनीवे, फिर आप उसको प्रैक्टिस में कर सकते हैं। जैसे कि अब सिंगर है, वो स्टेज पे परफॉर्म करेगा ही जब उसको चांस मिलेगा, लेकिन जब तक चांस नहीं मिल रहा है वो अपना रियाज तो बरकरार रख सकता है ना। इसलिए थिएटर मेरे लिए एक तरह से नशा है, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं वो नहीं करूँगा तो कुछ चीज़ छूट रही है मेरी लाइफ से। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अगर मैं थिएटर नहीं कर रहा हूँ तो मेरी जो आर्ट फॉर्म है ख़त्म हो रही है, लूज़ हो रही है वो चीज़। तो मुझे उस चीज़ का लगता है यार, आई हैव टू डू इट बाय डूइंग थिएटर, डूइंग क्लासेस, मतलब वर्कशॉप साथ में मिलके, इस तरह से मुझे लगता है हम लोग। तो आप एनएफडी से पहले 7 साल थिएटर करा आपने, एनएफडी के बाद भी आपको 4 साल हो गए हैं। जी जी। आपको क्या फ़र्क लगता है, पहले क्या फ़र्क था आप में और अभी क्या हो गया? मैं बहुत पंक्चुअल हो गया हूँ। अच्छा, पहले नहीं था? पहले नहीं था। मुझे लगता है कि अगर 5-10 मिनट लेट हो रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। मैं आपको सच बताना चाहूँगा, एनएचडी ने हमें आर्ट के बारे में तो बताया ये, लेकिन एक ओवर होलसम जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है बहुत ज़्यादा उसने फ़र्क डाला है लाइफ में मेरी। पंक्चुअलिटी, जैसे भाई 5 बजे उठना है, अब मुझे अपनी नींद बड़ी प्यारी होती थी, सबको होती है तो भाई नहीं उठा जा रहा, अब सो रहे हैं लेट सोने का वहाँ पर मीनिंग ये नहीं कि हम मस्ती कर रहे हैं। हम लोग रात में भी एनएचडी के दौरान कोशिश ये रहती थी हमारी कि हम लोग कोई नई एक्सरसाइजेस करें वहाँ पर। अच्छा, मान लीजिए फ्री टाइम पे भी कुछ है नहीं ना करने के लिए। अब इसमें एक बात को अगर मैं इन्वॉल्व करूं, जैसे कि दीज आर रेसिडेंशियल कोर्सेज। ओके। रेसिडेंशियल का मतलब होता है कि भले ही अभिमन्यु जी का घर यहाँ पर है और एनएचडी आपके बगल में ही है, मतलब साथ वाले घर में ही है, फिर भी आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। ओके। तो इसका मतलब होता है रेसिडेंशियल। जैसे हमारी क्लास में एक लड़की थी, वो बनारस से ही थी। अच्छा। आई थिंक 200 मीटर की दूरी पे उसका घर होगा। अच्छा। फिर भी वो रहती थी वहाँ पर। क्यों? क्योंकि एक माहौल देने के लिए, जो 20 या 25 बच्चे रहेंगे एक जगह पे, एक हॉस्टल में, तो एक माहौल बनता है। और कोई टाइमिंग नहीं है कि भाई 2 घंटे की क्लास ये होनी है, 3 घंटे, ऐसा कुछ नहीं है। सारे सेम माइंडसेट से रहेंगे। एब्सोल्युटली। एंड दे विल टॉक अबाउट आर्ट, एंड दे विल टॉक अबाउट आई वुड से ग्रोइंग टुगेदर, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये था कि वहाँ पर सब मिल के जहाँ वो रह रहे हैं वो सब कुछ भूल जाएं, सिर्फ और सिर्फ थिएटर, एक्टिंग, इन लाइफ के बारे में बात करें। तो जैसे हमारी क्लास कभी ख़त्म हो रही है 10 बजे भी हो रही है, रात को 8 बजे भी हो रही है। अब खाना खाया नहीं खाया छोड़ो, लेकिन जो एक्सरसाइज सर ने करवाई हमारे, मान लीजिए कोई हमारे गुरुजी आए, अंकुर सर आए, उन्होंने एक्सरसाइज करवाई तो दिमाग में चल रही है, अरे भाई साहब ये क्या हुआ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट इट। और कभी का डिस्कशन हो रहा है, यार तेरा मस्त लगा यार, बता क्या तूने क्या टेक्निक अपनाई थी यार बता। तो चल रहा है डिस्कशन, अब भूल गए खाना पीना। अब खाना पीना भूल गए, फिर भूख तो लगती है, फिर खाया खाना, फिर लेट सोए तो फिर दोबारा उठ गए। तो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू गुजरना, मतलब वाई आई वुड से कि वाई ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आप इस प्रोसेस से गुजरते हो। इट्स नॉट अबाउट एनएचडी ओनली, ये ट्रेनिंग कहीं से भी ली जा सकती है। कई अच्छे थिएटर ग्रुप ज्वाइन होके, कुछ ग्रुप में कुछ साल काम करके भी वो ट्रेनिंग के प्रोसेस से आप गुजर सकते हो। लेकिन ये है वो प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं इफ़ यू अलाउ मी, मैं यही कहूँगा कि जैसे अब कुछ लोग आते हैं मुंबई, है ना, जैसे आपने तो थिएटर किया, अच्छा काम करते हैं आप, ठीक है। कुछ लोग आ जाते हैं, मतलब ये नहीं कहूँगा कि ऐसे ही आ जाते हैं, मतलब आ जाते हैं, उनको दे थिंक कि दे कैन बिकम एक्टर, दे थिंक, बिकॉज किसी ने बोला यार तू अच्छा लगता है, तेरा लुक बड़ा अच्छा है, तेरी स्माइल अच्छी है, वगैरह वगैरह। अब वो आ जाते हैं, तो जैसे मेरी क्लास में भी स्टूडेंट आते हैं, अब वो आए हैं पैसा वैसा लेके, कुछ लोग तो भाई पैसा भी है, कुछ खर्च करते हैं, अच्छी जगह पे लेते भी हैं, बट उनको कुछ नहीं आता। वो 3 से 4 महीने भटक लेते हैं, उनको दे गेट रिजेक्टेड, देन दे फाइनली कम टू थिएटर। किसी ने बताया भाई थिएटर ज्वाइन कर ले, फिर वो हताश हो जाते हैं, यार कुछ नहीं हो रहा लाइफ में। फिर मैं उनको ये कहता हूँ, भूल जाओ कि अभी काम मिलने वाला है 1 साल तक, आर्ट पे ध्यान दो। बिल्कुल।
और रिजेक्शन, और अगर ऑडिशन देने जा रहे हैं आप तो ये भी दिमाग में रखो कि रिजेक्ट हो सकते हो, अभी चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज अभी आपकी आर्ट पे जो है ना कमांड आई नहीं है। तो वो इस दैट्स वाई थिएटर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड रेगुलर थिएटर इज़ इम्पॉर्टेंट। नसीर साहब का हमेशा नाम लेता हूँ मैं कि वो इंसान ऐसे हैं कि उनको ज़रूरत नहीं है थिएटर की, मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ही इज़ डूइंग डेली, कर रहे हैं वो इंसान कर रहा है। परेश रावल, अनुपम खेर, ये बड़े बड़े नाम है जो प्रतीक गांधी अभी नए उभर के आए हैं, वो भी कर रहे हैं। वेदा कुंभा में थिएटर हुआ उनका प्ले, तो जैसा आप भी कर रहे हो, आपने भी प्ले किया बीच में, मैं देख नहीं पाया, तो वो ज़रूरी है। और आपसे पूछ सकता हूँ, मैं भी पूछ लूँगा, पॉडकास्ट तो वैसे आपका है, कैसा लगा, मज़ा आया प्ले करके? थिएटर तो यार मेरे को जेन्युइनली बहुत पसंद है, बट मेरा कुछ और सोचना है, वो तो चलिए उस बात कभी और बात करेंगे उस बारे में। लेकिन वो ये कि जब आप प्ले कर रहे हो तो आपको एक अलग मजा आया होगा। बहुत मजा आता है, बहुत पुराने दिन याद आ जाते हैं चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। तो मतलब दैट्स व्हाई थिएटर इज इम्पोर्टेंट कि प्रैक्टिस बनी रहती है। जिम है, थिएटर इज लाइक जिम फॉर एन एक्टर। खुशी मिलती है थिएटर करके ना। एब्सोल्युटली। मैंने कभी किसी बंदे को ये नहीं देखा बोलते हुए कि यार थिएटर करा, यार प्ले करा, मजा नहीं आया, यार क्यों कर रहा हूँ मैं ये प्ले। वो बंदा कैमरे के लिए बोलते थे कई बार कि यार मैं ये शो कर रहा हूँ या फिर ये कुछ कर रहा हूँ, मज़ा नहीं आया मेरे को शूट करके। लेकिन जो प्ले होता है, प्ले से निकल के ना वो जो खुशी होती है ना, वो जाहिर करना बहुत मुश्किल है। Absolutely. वो एक्सपीरियंस करी जा सकती है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं टेक्निक्स के बारे में। थोड़े टाइम पहले मेरे एक गेस्ट आए थे, तो उनका ये कहना था कि मतलब उनकी ये थिंकिंग थी, स्टेनिस्लवस्की और माइजनर वगैरह वो उसमें इतना बिलीव नहीं करते हैं, वो उसके अगेंस्ट भी नहीं है, बट वो बिलीव भी नहीं करते हैं। उनका ये कहना है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मेथड में घुस जाते हैं उसके। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है टेक्निक्स कितनी ज़रूरी हैं, एंड आप इनसे कितना रिलेट करते हो? माइजनर फॉलो करते हो, स्टेनिस्लवस्की वगैरह, आप क्या टेक है आपका इस पर? देखिए, हर एक चीज़ के लिए टेक्निक बहुत ज़रूरी होती है। मैंने बताया आर्ट फॉर्म है। अब सिंगर के लिए एक टेक्निक होती है, उनके सुर होते हैं, है ना। डांसर के लिए उनके ताल होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, पोजेस होते हैं, ग्रेस होता है। तो एक्टिंग लोगों को कभी कभी लगता है नहीं यार इसके लिए कोई टेक्निक की ज़रूरत तो है नहीं, जाओ कूद जाओ हो जाओ, ऐसा नहीं होता। तो टेक्निक इज़ इम्पॉर्टेंट, आई वुड से आर इम्पॉर्टेंट, जितनी भी टेक्निक्स है। लेकिन वो डिपेंड करता है एक्टर के ऊपर, वो कौन सी टेक्निक को यूज़ करता है, कौन से टाइम पे, या कौन से कैरेक्टर के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहा है। ओके, देयर न्यूमरस नंबर ऑफ टेक्निक्स, जैसे आपने नाम लिया, उसके अलावा चेकॉफ भी है, ठीक है, नाट्य शास्त्र की अपनी भी एक टेक्निक है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको अपनी खोज भी करते रहनी चाहिए, ठीक है। टेक्निक में भी ज़्यादा नहीं घुसना है, मतलब देयर इज़ अ वेरी थिन लेयर बिटवीन बोथ ऑफ देम, वेरी थिन लेयर। अपनापन भी रखना है, वो टेक्निक भी रखनी है। ओके, टेक्निक से सिंपल समझाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए अभी मुझे बोला गया यू आर सिटिंग है और आपको रोना है, तो अब मुझे रोना नहीं आएगा ना, कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ ऐसा, तो आई विल यूज़ टेक्निक हेयर, टेक्निक यूज़ करूँगा मैं, कोई ना कोई टेक्निक मेरी चेक ऑफ की हो सकती है, साइकोलॉजिकल जेस्चर की। साइकोलॉजिकल जेस्चर में मान लीजिए मैं ऐसे बैठा हूँ, ये स्टांस है, ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर बस अपना सर ऐसे रख लूँगा, ऐसे रख लूँगा, तो मेरे अंदर वाले जेस्चर से एक माइंडसेट चेंज होगा, जो कि चेक ऑफ कहता है, बिकॉज योर बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर माइंड या योर साइकोलॉजी। तो ये टेक्निक है, मैं इस टेक्निक को अपना के अपने अंदर एक साइकोलॉजिकल चेंज ला सकता हूँ। उस चेंज से फिर मैं वो जो मुझे इमोशन चाहिए वो आ जाएगा, बिकॉज योर बॉडी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इमोशंस ऑल्सो। जैसी बॉडी लैंग्वेज वैसे इमोशन। याद होगा ना बचपन में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बेटा ऐसे सर पे हाथ नहीं रखते, सुना होगा कभी आपने। कारण क्या है? कारण ये है कि ऐसे साइकोलॉजिकल जेस्चर से हमारे माइंड सेट में नेगेटिव थॉट्स आने शुरू होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस। तो ये चेक ऑफ की टेक्निक है बेसिकली, कि कैसे आप अपनी बॉडी को चेंज करने से माइंड को चेंज कर देते हो। तो खुश रहने के लिए कुछ बताओ ना। बेसिकली ऑब्वियसली है। अब मान लीजिए जैसे कि सैड के लिए मैंने बताया कि ऐसे हो गया, सैड के लिए मैंने बताया कि ऐसे बॉडी लैंग्वेज। खुश रहने के लिए सिंपल है, ये भी तो बताया पेरेंट्स ने और हमारे बुजुर्गों ने कि बेटा स्ट्रेट बैठो, कमर झुकाओ मत। उसका कारण भी यही है कि जब बैक स्ट्रेट होती है तो लंग्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं, हम भी स्ट्रेट हैं, और हमारी साइकोलॉजी फिर उससे बनने लग जाती है। कैसी? हैप्पीनेस वाली। और थोड़ा सा और ऊपर चिन करूंगा मैं अपना ऐसे, प्राइड तो नहीं कहूँगा, कॉन्फिडेंस, एली फील आनी शुरू हो जाएगी, वाह, हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली। और आपने देखा होगा पार्कों में अंकल लोग हंसते ना, अब हम सोचते हैं यार फालतू में हंस रही है। तो डॉक्टर ने बताया उसका कारण ये है कि अगर हम अपने आउटर को चेंज करें तो इनर चेंज हो जाता है। अगर मैं ऐसे बैठ के कभी सैड नहीं हो पाऊंगा, अगर होऊंगा तो वो एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, वो फेक लग सकता है, वो उसके साथ जाएगा नहीं।
क्योंकि ये जेस्चर है ही नहीं ना सैडनेस का, ये प्राउड का है, ये हैप्पीनेस का है। और जैसे ही मैं ऐसे बैठूंगा, सुकोड़ लूंगा अपने आप को, श्रिंक एंड एक्सपैंड की थ्योरी समझ लीजिए। श्रिंक करूंगा तो सारे श्रिंक वाले इमोशन आने शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल अगर कभी भी हैप्पीनेस चाहिए हो आपको, खुशी चाहिए, तो अपने रूम में भी आप वॉक कर सकते हो ऐसे प्राइड करके, यस मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, स्माइल रख के चेहरे पे, बढ़िया सब कुछ अच्छा होगा। मेथड एक्टिंग के बारे में क्या कहना है आपका? जी, पहले मेथड एक्टिंग को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा एक्टिंग क्या है एक्चुअली। बताओ प्लीज। अब एक्टिंग ना, अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र, एक श्लोक बोल देता हूँ आप रेफरेंस के लिए। आंगे को वाचिक चैव यहार्य सात्विकस्तथा चत्वारो यभिनया यहते विजय नाट्य संशय। तो कहने का अर्थ क्या है कि अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्टिंग्स, ठीक है। Okay. या फिर ये कह सकते हो, मेरे को जो समझ में आता है, इन चारों को बदलने से एक कैरेक्टराइजेशन बनती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आंगे मीन्स बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स एंड पोस्चर्स। अगर ये मेरा पोस्चर है, दिस इज शिव प्रतीक पोस्चर, अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ऐसे, सो नाउ आई एम नॉट शिव प्रतीक। अगर मैं ऐसा इस कंडीशन में अगर मैं ऐसे ही बैठता हूँ, दिस इज शिव प्रतीक, अगर मैंने ऐसे चेंज किया, सो नाउ आई एम अ न्यू कैरेक्टर। सिमिलरली वॉइस, वाचिक, दिस इज माई वॉइस, चेंज कर दिया, हाँ भाई सुनो इधर आओ, तो दिस इज अ न्यू कैरेक्टर। थर्ड, कॉस्ट्यूम एंड मेकअप, अगर मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ, दिस इज माई कैरेक्टर। जैसे मैंने पुलिस वाली पहन ली, डॉक्टर वाली पहन ली, किसी गांव वाली पहन ली, भिखारी वाली पहन ली, तो एक नया कैरेक्टर बन गया। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट जो नाट्यशास्त्र कहता है, सात्विक अभिनय, इंटरनलाइजेशन या फीलिंग ऑफ इमोशन, वो इम्पॉर्टेंट है। इन शॉर्ट, इन चारों को बदलने से, अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज़ बदलती है, चारों बदलते हैं, तो वहाँ पर एक नया कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो अगर इन्हीं चारों को बदलने की जो अलग अलग टेक्निक्स हैं, दैट इज नोन एज मेथड एक्टिंग। मेथड ऑफ चेंजिंग दीज 4 इज नोन एज मेथड एक्टिंग। अब आंगिक को बदलना है, जैसे मैंने बताया, चेकऑफ की टेक्निक से बदल लो। साइकोलॉजिकल जेस्चर आंगे की है, अब चेंज कर लिया मैंने ऐसे। बॉडी लैंग्वेज जो नाट्यशास्त्र भी कहता है अपने किताब में। सिमिलरली वॉइस को मुझे बदलना है, मैं वॉइस को बदल लूँगा। किस मेथड से बदलूंगा, दैट डिपेंड्स ऑन मी। ब्रीदिंग को चेंज करने से, अरे भाई इधर सुनो, इधर क्या, ये दिस इज माई मेथड। कॉस्ट्यूम बदलना है, उसके लिए अलग है, मेकअप के लिए अलग है। एंड सात्विक का इंटरनलाइजेशन, वो भी बदला जा सकता है। मतलब ये चारों अगर बदलने का जो तरीका है, दैट इज नोन मेथड, जितना मुझे समझ में आता है, जितना मैंने पढ़ा है। बहुत बार मैंने सुना है कि मेथड में घुसना, लोग घुस जाते हैं लेकिन निकल नहीं पाते उससे। बहुत बार एग्जांपल लिया जाता है रणवीर सिंह का, कि वो घुस तो गए थे, बाहर निकलने के लिए उनको डॉक्टर्स की जरूरत पड़ी। एंड तो कितना खतरनाक है, आपको क्या लगता है? आपने अपने सामने कोई एक्सपीरियंस करा ऐसा कुछ? बहुत खतरनाक है एक्चुअली, क्योंकि घुसना और बाहर आने में बहुत अंतर है। मान लीजिए आप इस कमरे में बैठे हैं और आपको वही खिलजी का किरदार निभाना है। आपके पास किताबें हो सकती हैं, आप लैपटॉप्स में अलग अलग चीज़ों को देख सकते हो, हिस्ट्री पढ़ सकते हो। अब क्या हो, माइंड पे इफेक्ट डालेगा, ऑब्वियसली डालेगा, है ना। जैसे कि लगे रहो मुन्ना भाई, आपने देखी होगी, है ना, हेलुसिनेशंस हो जाते हैं। अब क्या होता है कि इंसान उसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, और वो अच्छा तरीका है, कोई इशू नहीं है। और ये ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। अगर 2 लोग हैं, एक साथ रह रहे हैं बहुत सालों से, कुछ महीने से, तो उनके ट्रेट्स भी आने लग जाते हैं एक जैसे। सच्चाई है, दिस इज ट्रू। तो ऐसे आप अगर एक तरीके में घुस रहे हैं, तो आपके अंदर भी वो ट्रेट्स आने शुरू होंगे, एंड दिस इज गुड, क्योंकि आप कोई कैरेक्टर में जा रहे हो, क्योंकि यू नीड दोज ट्रेट्स। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब वहाँ से निकल नहीं पाते हो। इसीलिए ये वाली वेस्टर्न टेक्निक्स में कभी कभार कहा जाता है कि मुश्किल होती है बाहर आना। लेकिन ईस्टर्न टेक्निक्स, ईस्टर्न मतलब एक वेस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड है, ईस्टर्न में इंडिया भी आता है, जापान भी आता है, कंबोडिया भी आता है। तो ये वाले जो टेक्निक्स हैं, ये होती है आउट टू इन। इसका मतलब क्या है, आउट टू इन का मतलब क्या है कि आप बाहर से चेंज करो अपने आप को। साइकोलॉजिकली आप मतलब अपने फिजिकलिटीज चेंज करी, तो माइंड से चेंज हो गया। एंड सबसे बेस्ट टेक्निक होती है स्विच ऑन एंड ऑफ या स्पॉन्टेनिटी, जिसको शायद इरफान भी कहते थे, इरफान खान भी उनके बारे में बता चुके हैं। वो कहते हैं वो बेस्ट टेक्निक है। क्या होता है उसमें? उसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, स्पॉन्टेनियस हो आप। आपको बोला स्विच ऑन एंड ऑफ, जैसे आपको बोला सैडनेस, तुरंत सैडनेस आ गई। एंगर, वो तो विद प्रैक्टिस आएगा ना। एग्जैक्टली तो वो प्रैक्टिस के थ्रू आएगा। मतलब अचीव एक्टर को करना चाहिए मेरे हिसाब से कि वो स्विच ऑन एंड ऑफ की टेक्निक को अचीव करे। क्यों? क्योंकि अगर आप कहोगे कि आपको आज करेक्टर दे दिया गया, ठीक है, बोला परसों से शूट है सर, तो यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम ना, राइट। कैसे करेंगे? लेकिन आज शुरुआत तो उसी से करनी पड़ेगी।
होता क्या है प्रैक्टिस के दौरान, अब पूछते हैं लोग थिएटर वाला माध्यम जो मैं बता रहा था कि क्यों है, प्रैक्टिस के दौरान जो ये टाइम पीरियड है ना कम हो जाता है। अब एक नया नवेला इंसान आता है, उसको मैं बोलूँगा सैड होगा सैड, दे दूँ उसको 2 घंटे, क्या सैड नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। लेकिन एक ट्रेंड एक्टर उसको कुछ सेकंड्स में या मिनट्स में कर सकता है। फ़र्क इतना सा आता है, और कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हाँ, वही जैसे आप सवाल कर रहे थे कि वेस्टर्न टेक्निक से फ़र्क ये पड़ता है कि निकलना बाहर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक बार जैसे पंकज त्रिपाठी जी से पूछा गया कि सर कितना अच्छा कैरेक्टर करते हैं, आप कैसे बाहर आते हैं? है ना, तो कहते हैं जिस दिन भैया लास्ट चेक मिलता है उस दिन बाहर आ जाता हूँ। क्योंकि वो समझते हैं इस बात को कि हमें अपना जो कैरेक्टर है ना, जब हम सेट से बाहर निकल रहे हैं तो वहीं सेट पे छोड़ के आना है, और जब सेट पे आ गए तो अपना शिव प्रतीक वाला कैरेक्टर या अभिमन्यु जी वाला कैरेक्टर हमें अपने घर पे रखना है वो। तो वो बैलेंस बनाना एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। वो प्रैक्टिस से ही आएगा। इसीलिए थिएटर आर्टिस्ट की लाइफ थोड़ी आई वुड से प्रैक्टिसेबल होती है, और उसमें डिटेल में जाने में उसको मज़ा आता है। क्योंकि स्टेज पे जो परफॉर्म किया 1-1.5 घंटे बोले खत्म नाटक, चलो भाई अब घर खाओ, खाना खाओ, रोटी खाओ, सो जाओ। तो वो है। तो रणवीर सिंह अच्छे एक्टर हैं, मैं उनको बहुत अच्छा एक्टर मानता हूँ, उनकी अपनी टेक्निक है। लेकिन मेरा मानना है कि अभी आप उस टेक्निक पे जाओ जो आपके लिए थोड़ी ईजी पड़े। शुरुआत से अभी सीधा 50 किलो का डंबल उठाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक्टर्स आते हैं बोले सर व्हाट इज़ मेथड एक्टिंग, भाई पहले एक्टिंग समझ लो क्या है, मेथड पे बाद में चले जाएंगे। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अंशिल, मैं आपसे ना पूछना चाहता था बहुत टाइम से कि हमारी पहले भी बात हुई है, फ़ोन पे भी हम मिले भी हम, मेरे को ना हमेशा थिएटर वालों से ना एक चीज़, जो थिएटर एक्टर्स होते हैं उनसे एक चीज़ ज़रूर पूछनी होती है जी, जिन्होंने कैमरा भी करा होता है। थिएटर और कैमरा एक्टिंग में क्या फ़र्क होता है और कैसे बैलेंस किया जाता है? एग्जाम्पल नसीर साहब हैं जी, थिएटर भी करते हैं, कैमरा भी करते हैं, बहुत एक्टर्स हैं ऐसे। तो आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क क्या होता है और कैसे बैलेंस किया जाए दोनों को? फ़र्क नहीं है एक्टिंग में, दोनों में बताता हूँ क्या फ़र्क है। फ़र्क है ऑडियंस का, कितने डिस्टेंस पे ऑडियंस बैठी है उसका फ़र्क है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए रामलीला आप लोगों ने देखी होगी, करी होगी कभी। अब रामलीला के कलाकारों को आपने देखा होगा कैसे करते हैं, जेस्चर बड़े लाउड, एक्सप्रेशन भी लाउड, ये ऐसे। रीज़न है उसका, भैया पीछे बहुत लोग बैठे हुए हैं 100 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पे लाखों लोग बैठे हैं, वहाँ तक अपने जेस्चर्स, इमोशन और एक्सप्रेशन पहुँचाने, इसलिए वो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, वो लाउडनेस की। अब आ जाते हैं ऑडिटोरियम पे, वही वाला एक्टर चला गया ऑडिटोरियम में, अब उसको जेस्चर को थोड़ा और मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है इतना दूर नहीं है मेरी ऑडियंस, कम कर देगा। अब ये वाला था तो हल्का कम कर देगा, इतना कर देगा। अब वही स्पेस और छोटा हो गया, आजकल हो गया ना ब्लैक बॉक्सेस बनने लगे हैं, तो वहाँ पर फिर उसको उस हिसाब की एक्टिंग करनी पड़ेगी। सिमिलरली इज विद द कैमरा ऑल्सो, अब उसको पता है यही कैमरा लगा हुआ है सामने, एक्टर को ये पता होना चाहिए कौन सा कैमरा, कौन सा लेंस लगा हुआ है। सो कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ जेस्चर्स की बात नहीं कर रहा, वॉइस की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, एक्सप्रेशंस की बात भी कर रहा हूँ। तो एक्टिंग में डिफरेंस लाना पड़ता है एक्टर को, लेकिन ये नहीं कि कैमरा एक्टिंग अलग है, थिएटर एक्टिंग अलग है। वो एक्टर की अपनी समझ से आएगा कि भाई अभी कैमरा बिल्कुल पास में लगा हुआ है यार, इतना सा करेंगे काम बन जाएगा, हाँ भाई क्या हाल है, बहुत बढ़िया, पंकज त्रिपाठी कर रहे हैं ना, चलो जाओ। हैं जैसे हम लोग NSD में तो हमें ना कुछ प्लेस भी दिखाए गए, अब उसमें नवाज भाई के भी देखे हमने, ठीक है, और भी बहुत अच्छे एक्टर्स के देखे, तो कर रहे हैं आप वो जेस्चर्स वाले, बताओ संजय मिश्रा जी के साथ वो, अरे क्या कर रहे हैं वो। अब वहाँ पर जाओ, सेट पे करते हैं काम, जैसे बताना चाहूँगा एक उनके साथ काम किया था थोड़ा सा, तो उसमें ऐसे ही था, कहा बुआ निकल गए, चलो जाओ, इतना कर रहे हैं, बिकॉज ही नोज दैट। वो कैसे आता है, निरंतर प्रैक्टिस से या फिर रह के कैमरे के सामने काम करते करते आ जाता है। सो एक्टिंग में सिर्फ एक्टर को बस ये डिफरेंस देखना पड़ता है कितनी दूरी पे मेरी ऑडियंस है। दूरी मतलब ये कैमरा यहाँ लगा हुआ है, अब यही वाइड हो गया। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि, अब आपने ये भी तो देखा होगा कुछ मूवीज में भी वो जेस्चर्स होते हैं, जॉनी लीवर साहब करते नहीं है, करते हैं ना ऐसे, जॉनी लीवर साहब, कादर खान साहब, ग्रेट फैन ऑफ हिम। तो लेकिन उनको पता है कि भाई कौन से कैरेक्टर के लिए या कितनी दूरी पे। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो दूरी ऑफ मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑडियंस, कैमरा कितना दूर है या ऑडियंस कितनी दूर है, दूसरा डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टर ऑल्सो, राइट। और थिएटर में भी मैं आपको बताऊं, थिएटर में भी ऐसे लाउड कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, जहाँ सटल चाहिए होता है, बैठा इंसान आराम से, कोई लिख रहा है कुछ ऐसे कर रहा है, चाहे वो भले ही कितना दूर क्यों ना हो। दशरथ का कैरेक्टर देखो कभी लाउड नहीं है इतना, अब रावण तो सीरीज और टीवीज में भी लाउड कर रहा होता, हंस रहा होता, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो बेसिकली आपके अकॉर्डिंग थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ
टोन अप टोन डाउन करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। एब्सोल्युटली। ओके, एंड एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ रैपिड फायर शुरू करने से पहले, जी जी। कि आपने इतने एक्टर्स को ट्रेन किया है, ठीक है, आपने कुछ 500 प्लस स्टूडेंट्स, है ना, तो आपको क्या लगता है कि एक एक्टर को डेली बेसिस पे क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए? जी, एक्चुअली क्या होता है कि कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने बताया कि वॉइस, बॉडी और उसकी साइकोलॉजी, ये कहते हैं इमोशन, उसको थोड़ा डेप्थ में ले जाते हुए बताऊंगा। तो टूल्स एंड क्राफ्ट 2 चीज़ें होती हैं। अब लोगों को टूल्स एंड क्राफ्ट के बारे में बड़ी क्लैरिटी नहीं है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं आपको बोलूँ अभिमन्यु कि आपको एक ना टेबल बनानी है लकड़ी की बढ़िया सी, मैं आपको छेनी, हथौड़ा, जो भी आरी, कील, हथौड़ा सब चाहिए तो आपको दे देता हूँ, क्या आप टेबल बना पाओगे? हाँ, बना पाओगे। लेकिन जो कारपेंटर है उसके जैसा बना पाओगे, जिसको एक्सपीरियंस इतना खासा? राइट, शायद नहीं बना पाएंगे उतने अच्छे से। तो होता क्या है कि कारपेंटर के पास 2 चीज़ है, एक तो टूल्स, वो आरी, और दूसरी चीज़ जिससे वो बना रहा है वो है उसका क्राफ्ट। आप और मैं भी वो टेबल बना सकते हैं, लेकिन वो शार्पनेस, वो क्लैरिटी, वो सफाई नहीं आएगी उस टेबल में जितनी एक मंजे हुए कारपेंटर पे आ सकती है। उसके पास 2 चीज़ें, एक तो टूल्स एज आई सेड और एक क्राफ्ट। ऐसी एक्टर के पास भी 2 चीज़ें होती हैं, टूल्स एंड दी क्राफ्ट। अब टूल्स क्या है? वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, जो आउटर है हमारा सारा कॉस्ट्यूमिंग का, ये टूल्स हैं। तो टूल्स पे एक्टर को काम करना चाहिए अपने, वॉइस पे काम करें। बहुत सारी एक्सरसाइजें बता देता हूँ, जैसे कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे काम कर सकते हो, ठीक है, ब्रीदिंग पे काम कर सकते हो। फिर आप अपने वॉइस पे काम कर सकते हो। वॉइस में मतलब जैसे कि आ गया प्राणायाम। तो अब उसमें क्या होता है कि आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होने लग जाती है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है, आपके पास सांस ज़्यादा होती है, तो आप एक लंबा डायलॉग, एक छोटी, एक बड़ी सांस में बोल सकते हो विदाउट पॉज। फंबल भी नहीं आएगा, क्लैरिटी भी आएगी, सब चीज़ें आएंगी। तो ये मैं डेप्थ वाली बात बता रहा हूँ कि अगर आप वॉइस की एक्सरसाइज करते हैं तो, जिसमें कि ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, ठीक है, आ ऊ और हमिंग का उच्चारण कर सकते हैं, दिस इज नोन एज कपालभाति का कर सकते हैं। ये बेसिक एक्टर के लिए। इसके अलावा बॉडी के लिए अगर बात की जाए तो स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस, ये तीनों चीज़ें चाहिए। उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज कर सकते हैं घर पे या कहीं पे भी, स्ट्रेंथ के लिए कर सकते हैं, और स्टेमिना के लिए आप दौड़ सकते हो, कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा था टूल्स की और क्राफ्ट की। तो ये हो गया टूल्स जो मैंने बताया, दौड़ना, बॉडी के ऊपर काम करना, वॉइस के ऊपर काम करना, कॉस्ट्यूम ट्राई करना। क्राफ्ट क्या है? क्राफ्ट आर दी इमोशंस, वो प्रैक्टिस से आता है कर करके। तो टूल्स का यूज़ करके हम क्राफ्ट पे काम करते हैं। अब मुझे इमोशंस चाहिए, जैसे मान लीजिए एंगर का। अब एंगर में फॉर एग्जांपल चिल्लाना है बहुत लाउड, अब मेरी वॉइस भी एक्सरसाइज नहीं इतनी, मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरी आवाज़ ही फट गई यहाँ से। तो इसका मतलब क्या, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टूल्स भी और क्राफ्ट भी। अब मुझे चिल्लाना है, मुझे गुस्सा दिखाना है ऐसे बहुत, अब मैंने ऐसे पीछे किया, मेरे यही दर्द होने लग गया, तो यानी कि मेरे अभी टूल्स जो हैं वो वीक है। मेरा भी जो आ रही है, मेरा जो हथौड़ा वीक है अभी। तो दोनों साइमल्टेनियसली एक पटरी की तरह चलते हैं साथ साथ। बेसिक यही है कि आप चेकऑफ की टेक्निक यूज़ कर सकते हो, जो नाट्यशास्त्र भी बताती है। जैसे मैंने बताया कि अगर मैं ऐसी बॉडी लैंग्वेज रखूँ अभी एक राजा वाली, और इसमें अगर कोई डायलॉग बोले, करोगे एक बार मेरे साथ? बिल्कुल। हाँ, ऐसे बस ऐसे बैठ जाओ और इसमें कुछ भी डायलॉग बोलो। मान लो आप यू आर सिटिंग लाइक अ किंग, बोलो कुछ भी डायलॉग जो। तो अभी हम शुरू करते हैं रैपिड फायर। वाह। तो अगर अब आपने इनकी आवाज़ नोटिस की है तो कैसे अपना, अभी हम शुरू करते हैं। तो यही आवाज़, ये डायलॉग क्यों निकला, ये क्यों निकला? अरे भैया हमको छोड़ दीजिए, यहाँ से निकल। ये इमोशन की एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो। अलग अलग जेस्चर्स बना के आप अलग अलग तरीके से अपने आप को बोलना, वॉइस को अलग अलग चेंज करके तरीके से बोलना, ये भी कर सकते हो। तो अभी हम शुरू करते हैं रैपिड फायर। ओके, ठीक है, चलो। तो रैपिड फायर का पहला सवाल कि आपने इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले करे हैं जी इतने सालों में, तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा जो आपने प्ले करो? मेरा फेवरेट कैरेक्टर है मैनियक का। वैसे दो कैरेक्टर, मैनियक भी और विलोम, आषाढ़ का एक दिन। और मैनियक उसमें एक्सीडेंटल डेथ। यस। ओके, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन, ऐसी कौन सी 3 मूवीज आप सजेस्ट करना चाहते हो जो हर एक्टर को देखनी चाहिए? जी, तो बहुत सारी हैं, मतलब इंग्लिश में भी बता सकता हूँ, हिंदी में हाँ, ठीक है। शोले ज़रूर देखें एक बार। शोले एक बहुत बड़ा क्लासिक है हमारे इंडिया का, ठीक है। और मनोज वाजपेयी जी की भोसले ज़रूर देखें। मैं उनका फ़ैन भी शायद इसलिए नाम ले रहा हूँ, ये भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरी है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड,
जी, ये 3 मूवी मैं सजेस्ट करूँ, मतलब ये देख लें पहले, फिर इसके बाद आगे बढ़ो आप लोग। ठीक है, ओके, ठीक है। आपकी फेवरेट बुक? फेवरेट बुक मेरी 2 हैं, नाट्य शास्त्र और भगवद गीता। ओके, ठीक है। तो रैपिड फायर का आखिरी सवाल जी, अगर आपको मौका मिले एक चीज़ चूज़ करने का, थिएटर या कैमरा, क्या चूज़ करोगे आप? बहुत ही आसान सवाल था ये तो, थिएटर। जी, तो यहाँ होता है हमारा पॉडकास्ट ख़त्म। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? बहुत बढ़िया, मज़ा आया आपके साथ, चीज़ों के बारे में बात की हम लोगों ने, और मुझे मज़ा ही आता है चीज़ों के बारे में। मतलब जब भी मैं बात करता हूँ कोई चीज़, मुझे भी कुछ ना कुछ नया समझ में आता है, अरे अच्छा मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर और क्या डेप्थ हो सकती है इस चीज़ के बारे में समझने के लिए, तो वो चीज़ है। और बात करने में अच्छा लगता है, एक्टर्स को नए एक्टर्स को बताने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि लोग भटके ना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया था शुरू में कि लोग आ जाते हैं, भटकते हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, बार बार रिजेक्शन आ रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही भूल जाते हैं कि जिम, एक्चुअल वो वाला जिम नहीं, थिएटर वाला जिम, वो जाना ज़रूरी है। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, राइट। और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हर चीज़, एंड थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, टाइम निकालने के लिए, थैंक यू सो मच, एनी टाइम। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक एंड एप्पल पॉडकास्ट। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बी गुड।